एक सपना सिर्फ मेडल्स का नहीं बल्कि इंडिया के लिए ओलंपिक गोल्ड का 437 मेडल्स और एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक under 30 seconds. Today's guest is not just a swimmer, he is symbol of discipline, dedication and determination. A former deputy commandant in CRPF, an international swimmer, Asian Swimming Championship मेडलिस्ट, एक ऐसे एथलीट जिन्होंने 10 साल तक नेशनल रिकॉर्ड होल्ड किए हैं। सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि आज के टाइम में यूथ को ट्रेन करने वाले मेंटोर भी। फाउंडर ऑफ एशियन स्विमिंग एकेडमी, जहां से नए चैंपियंस तैयार हो रहे हैं। स्ट्रॉन्गर स्ट्रोक, ग्रेटर हाइट्स। दीपक सर ऑनर विथ खेल कीर्ति अवार्ड इन 2004, one of the most prestigious award in Indian sports. He also awarded Best Young Person Award in 1995. Many more awards in his name. 7 साल की एज से शुरू हुआ था एक सफर, देश की सेवा भी और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम भी। हाय, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉक्स विथ मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक स्विमर की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और रियल सक्सेस का पाथ और ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। 7 साल की एज से शुरू हुआ एक सफ़र, देश की सेवा भी और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम भी। एक तरफ है डेडिकेशन, विजन और कोचिंग एक्सेलेंस, तो दूसरी तरफ है न्यूट्रिशन, एथलीट केयर और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। आज हम एक ऐसे पावर कपल से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एकेडमी नहीं बनाई बल्कि एक एथलीट इकोसिस्टम क्रिएट किया है। He is the driving force behind champions and she is the backbone of their performance, well-being and nutrition and athlete care. एशियन स्विमिंग एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस श्वेता कुमार सिंह। आज हम एक पावर कपल से बात करने वाले हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ चैंपियंस। वेलकम टू द शो सर। कैसे हो आप दोनों? आई एम फाइन। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप हमारे शो पे आए हो, और ये मेरा एक सपना था कि आप हमारे शो पे आए और आज वो पूरा होने जा रहा है। मुझे सच में लगता है कि आज का कन्वर्सेशन एकदम खास होने वाला है। जी। तो सर, आपने 7 साल की एज से स्विमिंग स्टार्ट की और 16 साल की एज में आपने सीआरपीएफ एज अ ऑफिसर ज्वाइन किया था। ये इतनी कम एज है कि 7 साल की एज में तो बच्चे खेलते हैं और 16 साल की एज में बच्चे सब थोड़ा कुछ समझना स्टार्ट करते हैं लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में। बहुत से लोगों का 16 साल की एज में गोल भी फिक्स नहीं होता है। तो इतने अर्ली 7 इयर्स की जर्नी, मतलब 7 इयर्स में आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग करनी है? कैसे कैसे पैशन डेवलप किया आपने? एक्चुअली इसमें एक छोटी सी ऐसी कहानी है मैम कि मैं बचपन में बहुत शरारती था। तो खेल कूद में मेरा मन ज़्यादा लगता था। तो टीचर्स और स्कूल से मैं हमेशा ही डांट खाता रहता था कि तू पढ़ता कम है और खेलता ज़्यादा है। तो काफ़ी कम उम्र में स्कूल में ही मैं जितने भी स्पोर्ट्स होते थे, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो हमारे उस समय स्विमिंग पूल वहाँ नहीं था और उस समय हमारा एज करीब वही 6-7 साल का ही था। उसमें भी मैं चैंपियन होता था। तो स्कूल की तरफ से मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तक खेलने चला जाता था। तब उसी में एक अच्छे कोच की नज़र मेरे पे पड़ी और उन्होंने स्विमिंग में डालने का कोशिश किया और वहाँ से फिर मेरा फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ और बहुत कम समय में मैं एक नेशनल प्लेयर बन गया स्विमिंग में। और जब मैं 9 साल का था, तभी मैं इंडिया का बेस्ट स्विमर सब जूनियर ग्रुप में बना था। तो मतलब आपको बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी? यस, स्पोर्ट्स में काफ़ी मन लगता था और तब से एक हार नहीं मानने की एक आदत सी थी। ओके। तो अगर गेम है तो गोल मेरा क्लियर रहता था कि इसमें मुझे ये लेना है। ओके, तो पहले से ही यस, फिक्स फिक्स डिसीजन। डिसीजन रहता था। अगर मेरे कोच ने उस समय अगर बोल दिया
कि ये आने वाला नेशनल में तेरे को ये टाइमिंग करना है। तो मेरे लिए ये नहीं मैटर करता था कि मेरे आसपास में कौन प्लेयर आने वाला है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे कोच ने मुझे एक टारगेट दिया है, बस मैं वो अचीव करना चाहता था और वो मैं कर लेता था। बिल्कुल एक टारगेट पे फोकस करके आपने सब कुछ अचीव किया है। वही है। तो आपकी इस जर्नी में फैमिली का सपोर्ट कितना था? मतलब रहता है, बिना सपोर्ट का तो उतना बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, तो फैमिली सपोर्ट तो रहती ही है। 437 मेडल्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, बहुत बड़ा नंबर है सर ये। तो इसके पीछे का सैक्रिफाइस भी बहुत बड़ा होगा। यस, ऐसा दुनिया में कोई स्पोर्ट्स या कोई फील्ड नहीं है, आप वहाँ तक जाने के लिए आपको सारे संघर्ष फेस करने पड़ते हैं। और लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखते नहीं। तो मेरे लाइफ में आज भी मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स ने दिखे ही नहीं कभी। सिर्फ गोल ही दिखे कि मैंने एक गोल किया है तो मुझे अचीव करना है। अगर वो अचीव हो गया तो यानी कि मैं सक्सेस हूँ, और अगर गोल नहीं हुआ तो कैसे होगा, मैं उस टारगेट को देखता हूँ। राइट, तो आपने प्रॉब्लम्स को बीट किया, प्रॉब्लम्स ना समझते हुए गोल को ही आपका विजन बनाया और उसको अचीव किया। राइट, तो जैसे आप सीआरपीएफ ऑफिसर भी थे सर और एथलीट भी, तो दोनों में बैलेंस बनाना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ मैम, इसमें एक कहानी है कि मैं बेल्ट की नौकरी करना ही नहीं चाहता था, यानी कि डिफेंस फोर्स। लेकिन जब मैं काफ़ी कम उम्र में इंटरनेशनल प्लेयर बन गया था, मैं एशिया पैसिफिक मेडल लेके आ गया था और सब जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था। जब मैं 13-14 साल का था तभी मैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से खेलने भी गया था और वहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया था यूएस में। तो उसके बाद सारे डिफेंस फोर्स मेरे पीछे थे कि जॉब में आप हमारे इसमें आ जाओ। तो उसमें सीआरपीएफ मुझे इसलिए पसंद आया कि उसमें खजान सिंह टोकस, अर्जुना वाडी थे हमारे स्विमिंग के एक आइडियलिस्ट, हमारे बॉस हैं। तो उन्होंने मुझे सीआरपीएफ में आने के लिए इनविटेशन दिया था जब मैं शायद 16, साढ़े 15-16 साल का ही था। यस। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें नेशनल चैंपियन भी पहले से थे, सीनियर नेशनल जो बड़े लोग थे। इसीलिए मैंने फिर सीआरपीएफ फाइनल किया और मैं फिर सीआरपीएफ ज्वाइन। वहां भी आपने आपकी रुचि ढूंढी और फिर उसको ज्वाइन किया। हाँ, जाने का सिर्फ मोटो मेन मेरे को वही दिखा कि मेरे नेशनल चैंपियंस जो थे उस टाइम के सारे, वो सीआरपीएफ में ही थे ज़्यादातर। इसीलिए मैंने फिर सीआरपीएफ में जाने के लिए सोचा। तो आपने वहां पे कितने साल सेवा की सर? मैम मैं 97 में सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया था और 2022 तक मैंने सीआरपीएफ में रहा और करीब 2013 तक मैं स्विमिंग कैरियर में ही रहा और 2013 से फिर फील्ड ड्यूटी में रहा। तो ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? कभी ऐसा फेज भी आया होगा कि इसको प्रायोरिटी दे या इसको प्रायोरिटी दे, तो ऐसा कोई टफेस्ट फेज ऑफ लाइफ आप बताना चाहो? प्लेयर्स के बारे में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो एक अच्छा प्लेयर्स होते हैं उनकी पूरी दुनिया उस ट्रैक और ग्राउंड तक में सिमट रहती है। जब मैं प्लेयर था तो मेरे लिए बस वो 25/50 मीटर का पुल ही मेरे लिए दुनिया थी। तो मैं दिन रात उसी में रहता था और उससे बाहर क्या होता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। लेकिन जब हम फील्ड में आए, यानी कि जब ड्यूटी डिफेंस में जब मैं फील्ड में आया तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। क्योंकि वो लाइन अलग है और यहाँ रूल्स रेगुलेशंस आपको डिफेंस फॉलो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो समझ में आया, शुरू में मुझे सच बताऊं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और वो जेन्युइन है क्योंकि पूरी लाइफ ही चेंज हो लाइफ गई थी। चेंज हो जाती। तो 2013-14 ये टाइम ऐसा था मेरे लिए कि पूरे गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं और आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो आपको पब्लिक डीलिंग भी आपको वैसी करनी पड़ती है। तो वो शुरू में मेरे लिए बहुत टफ था। एक दो बार तो ये आया कि शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो जितना प्रॉब्लम्स लेता गया तो फिर वही स्पोर्ट्स वाली फीलिंग फिर से आ गई कि हार नहीं मानूंगा, तो जब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि मेरे लिए वो सब इजी हो गया।
तो वो भी मैनेज आराम से होने लगा। ये आपने सबसे बढ़िया बात कही कि हार नहीं मानना है। जो भी परिस्थिति आए, आपको जो भी फेस करना है। यस, चैलेंजेस आए, उसको फेस करना फेस है। करना है। यस, और एक ही विजन गोल फिक्स रखना है, तो आप डाइवर्ट भी नहीं होते हो। नहीं होते, सही बात है। बिल्कुल। तो आपके लिए सक्सेस का एक रूल क्या है जो आप फॉलो करते हो? गोल क्लियर होना चाहिए मैम। अगर आप एक्सक्यूज लेके चलेंगे कि आपके लाइफ में ये एक्सक्यूज हैं, या आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कमी है, पैसे नहीं है, या कई चीज़, ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देती, मतलब अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो आप नहीं कर सकते कुछ। लेकिन आपको गोल क्लियर रखनी है, तो बस वो गोल तक आपको कैसे कवर करना है, चाहे आप नेशनल रिकॉर्ड सोच रहे हैं, ओलंपिक मेडल सोच रहे हैं, या फिर अपने फील्ड में टॉप पे सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसके लिए काम करना है, ना कि अपनी कमी को आप ध्यान दीजिए। तो सक्सेस का एक ही मंत्र है कि एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए और बिल्कुल अपने गोल की तरफ जाइए। यस, यस। सर, ये तो थी आपकी एज अ एथलीट और ऑफिसर जर्नी जो हमने आज जानी। अब मैं थोड़ा आपके एकेडमी के पास आऊंगी, एशियन स्विमिंग एकेडमी, जिसकी फर्स्ट ब्रांच दिल्ली में है और सेकंड नासिक में है। तो आप चैंपियंस को क्रिएट करते हो और श्वेता मैम उनको सस्टेन कराती है, राइट? यस। तो एशियन स्विमिंग एकेडमी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? मैम, मैं 2003 बार्सिलोना वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों एक ही पूल पे एक साथ टूर्नामेंट था, और वो कंपटीशन मैंने खेलते समय एक चीज़ फील किया कि हमारा जो देश है, हम स्विमिंग में खासकर थोड़ा सा काफ़ी, मुझे लगा कि हम पीछे हैं। तो मेरा तब एक बार फील दिमाग में फर्स्ट टाइम वहाँ शुरू हुआ था कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, हमारे में क्या कमी है जिसको हम दूर करके जो ये मेडल है ओलंपिक का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, हम यहाँ तक क्यों नहीं जा पा रहे। तो ये शुरुआत थी मेरी फर्स्ट विज़न का, और वहाँ से मेरी इस जर्नी एशियन स्विमिंग एकेडमी का मेरे ब्रेन में चालू हुआ था, और मैंने उसके पीछे काम करना शुरू किया कि मुझे, अगर वहाँ तक जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कई सारी रीजंस आए। सर, एशियन स्विमिंग एकेडमी बनाने का आपका सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन क्या था? मैम, इसका एक जर्नी का जो शुरुआत हुआ वो 2003 बार्सिलोना वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड पुलिस मीट एक ही स्विमिंग पूल पे था। वहाँ पर माइकल फिलिप्स और बाकी वर्ल्ड के सारे टॉप स्विमर्स वहाँ पे थे। तो उनके बीच में जब हमारा रेस ख़त्म हुआ, तो तब मुझे लगा कि हमारे देश में स्विमिंग में हम पीछे क्यों हैं, हम इसके बराबर या इससे बेटर क्यों नहीं है। तो ये फर्स्ट मेरा प्लानिंग चालू हुआ, और उसके पीछे मैंने या तो सोचा मैं खुद इस लेवल पे आऊँगा, या तो मैं बनाऊँगा। लेकिन मैं अपने देश में आने के बाद फिर कई बार कोशिश किया, क्योंकि डिफेंस के साथ रहते हुए आपको प्रैक्टिस और सब कुछ, तो उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाया। तभी मेरे दिमाग में फिर 2007 के बाद मेरे प्लान चालू हुआ कि मैं एक ऐसा सेंटर खोलूंगा कि वो सारी फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए जो एक ओलंपिक मेडलिस्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। उन पे आपका ट्रेनिंग और आपकी जो स्टेडियम है, वो आपके अंदर वो सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे होनी चाहिए। और हम पीछे से देख के चलते हैं, यानी कि वहाँ ऐसा है तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए। मैंने अपना थोड़ा चेंज ये किया कि आगे क्या हम कर सकते हैं आने वाले 10 साल में, वो मुझे यहाँ चाहिए। तो इसको लेके अगर मैं दूंगा अपने बच्चों को, तो जो 8-10 साल के बच्चे अब आज के समय हैं, तो वो 18-20 साल होते होते तक उस मेडल तक पहुंच जाएंगे। तो ये फर्स्ट मेरी जर्नी दिमाग से शुरू हुआ, और उसके लिए मैंने बहुत कोशिश किया, गवर्नमेंट से लेके हर जगह मैंने मीटिंग की, डिस्कस किया, प्रोजेक्ट बनाए, सबमिट किया, मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने कोशिश करता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि 2012 के आसपास तक मैं थक गया था कि शायद ना हो पाए। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन फिर लिया कि या तो
मैं अपने मरते दम तक ये कोशिश करके लूँगा, या तो मेरा रहना नहीं रहना बराबर है। तो ये सोच के फिर मैंने अपना काम चालू किया, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जॉब भी, बाकी भी, और कहीं से सपोर्ट मुझे मिल नहीं रहा था, तो काम नहीं बन रहा था। लेकिन प्रोजेक्ट में लेके छोड़ा नहीं। शायद मुझे नहीं याद है कि मैं 100 से भी ऊपर लोगों से बात किया होगा प्रोजेक्ट लेके, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या फिर मिनिस्टर्स हैं, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को मैंने पीएम तक को भी मैंने फाइल्स भेजे हैं। तो लेकिन कभी इतना उस समय नहीं हो पा रहा था। तब एक टाइम ऐसा आया कि जॉब ही कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उस ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ कमी है शायद, या जो दे नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। तब मेरा ये सपना पूरा हुआ, मेरी वाइफ जब श्वेता मिली, और इसके मिलने के बाद से ही हमारी एक ही दिन में एक डिस्कस हुआ था कि मेरा सपना है ऐसा। तो बोले जब सपना वो है तो फिर आप उसको ध्यान दीजिए ना। फिर रहा क्या फिर लाइफ में, अगर आपका सपना ही पूरा नहीं हो रहा है तो। तब मैंने एक बार में सब एक साइड में, और मेरा गोल एक तरफ फिर क्लियर किया, और मैडम के सपोर्ट के कारण आज मैं एशियन स्विमिंग एकेडमी बना पाया। और दिल्ली में और हमारे नासिक में आज 3 सेंटर हैं, और सिर्फ 1.5 साल आज हुए हैं हमारे नासिक में भी चलाते हुए। करीब 60 प्लस बच्चे हैं हमारे पास, जो अभी स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं, और नेशनल कुछ लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। स्विमिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सबको कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एक स्विमिंग में प्लेयर एक लंबे नेशनल इंटरनेशनल लेवल बनने के लिए। क्योंकि एक इंसान ज़मीन पे तो आराम से चलता है, लेकिन पानी एक अलग ही आपको एक कला है, वो आपको सीखना पड़ता है। एक मछली की तरह बनना है, तो उसमें आपका स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ टेक्निक लेने में आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं। और ये मैं एक फेस किया हूँ कि कई पेरेंट्स का रहता है कि मेरा बच्चा सर अभी स्टार्ट किया, इस लेवल पे नहीं आया, बाकी के उस गेम में मेरे बच्चे वहाँ तक हैं, ऐसे वैसे जो भी कई सारे आती है। लेकिन वहाँ पर मैं कई बार क्लियर करना चाहता हूँ कि स्विमिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप यस यस उतना आप अगर आप पेशेंस लेते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक के बाद दो, जो हर डिसीजन के बाद जब ब्रेक होने लगा, तो यहाँ मेरा वाइफ के श्वेता आने के बाद ही ऐसा हुआ कि डिसीजन क्लियर होते गए भी। यस यस आज अगर एशियन स्विमिंग एकेडमी मेरा चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो एक ही डिसीजन मैं लेता हूँ श्वेता से, और हम दोनों की एक बार फाइनल होने के बाद फिर मैं रुकता नहीं, मैं उसके पीछे आगे बढ़ जाता हूँ। बट सर आपको सच में सैल्यूट है कि आपने इतने साल कोशिश की। नहीं तो कोई कोई लोग गिव अप कर देते हैं कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। पर आपने उस सपने को जारी रखा, और वो सपना आज बहुत बढ़िया तरीके से पूरा होते हुए दिख रहा है हमें। क्योंकि एशियन स्विमिंग एकेडमी के नाम पर 75 गोल्ड मेडल्स है, 113 सिल्वर मेडल्स है, और 95 ब्रोंज मेडल्स है शायद। ये भी पुराने हैं मैम, अब इससे पुराने, ज्यादा ओके, हो गए हैं। अपग्रेड हो गए। तो वो और नंबर मैं आपसे सुनूंगी अभी। ये करीब 19 साल की मेरी जर्नी है। लोगों को लगता है, कभी लगेगा कि ये शायद अभी सोचा होगा, लेकिन नहीं। अभी आपने सही बात बोला, 19 साल मैंने इसके लिए मेहनत किया, तब जाके 2022 से मैंने एकेडमी स्टार्ट कर पाया। तो हमारे इंडिया की हार्श रियलिटी है कि अच्छा सपना कोई देख रहा है, अच्छे काम के लिए कोई आगे बढ़ रहा है, तो सपोर्ट बहुत कम मिलता है या बहुत देरी से मिलता है। और जैसे हम बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके सक्सेस के पीछे भी मैम का हाथ है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। और ये बात सही है मैम। मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि जो हम उदाहरण देते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्लोगन है, ये इतिहास में जरूर बने हुए हैं, क्योंकि वैसा होता है। और सच बताऊं, एक टाइम में मेरे को लगता था नहीं, कहने वाली बात है कि एक जेंट्स के पीछे आगे जाने के लिए सिर्फ लेडीज का हाथ क्यों होता है। लेकिन जब हमारे साथ हुआ तो लगा कि नहीं, एक अच्छी महिला अगर सपोर्ट करती है, तो एक महिला, मतलब उनको दुर्गा का रूप दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, क्यों
क्योंकि वो हर चीज़ फेस करना जानती हैं। तो इन्होंने हर मुसीबत को भी फेस किया है मेरे साथ। ड्यूटी के दौरान भी बहुत फेस किया इन्होंने, और मेरे सपने को भी आगे लाने के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी था। और मेरे को इनकी फैमिली ने भी एक इतना बड़ा सपोर्ट रहा, इनके मम्मी-पापा का, इनके भाई कौस्तुभ का, इनकी मतलब एक टीम ऐसी बन गई हमारी कि मैं ऊपर वाले को थैंक यू कहता हूँ डेली। गणेश जी को मैं डेली थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ लाया, इनसे मिला, और इनके साथ एक इतनी बड़ी एक ताकत हिम्मत आई कि आज मेरे को हर काम मुझे छोटा लगता है। बट आपने सर गिव अप नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है, और मैम आपके सपोर्ट सिस्टम बने। अगर कोई कहने वाला होता है कि नहीं आप करिए, मैं आपके पीछे हूँ, जो होगा वो साथ में देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है आपने सब कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करके आज इतना बड़ा एकेडमी बनाया है। शायद इंडिया का नंबर 1 एकेडमी है, एशियन स्विमिंग एकेडमी। यस मैम, मेरा वो सपना है कि मैं अपने एकेडमी को उस लेवल तक जाऊं। मैंने अपने एकेडमी का नाम ही रखा है अभी कि 2036 ओलंपिक हमारे देश में होने वाला है। तो हमारे देश में कॉम्पिटिशन्स ना हो, सिर्फ उसके मेडल के तालिका में इंडिया का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। 2008 में चाइना ने जब कराया तो अमेरिका को भी बीट करके नंबर 1 पे था। वैसे ही 2036 में इंडिया का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मेडल्स आते हैं, ये कई लोगों को नहीं पता है, वो आता है स्विमिंग से। स्विमिंग में जो टॉप पे है वही लेके जाता है। तो स्विमिंग और एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड जो है, इनके मेडल से ही सबसे ऊपर जाता है। तो मेरा अपना एक पूरी ज़िंदगी का मेहनत मैं लगा दूंगा और पूरा कोशिश करूंगा कि स्विमिंग का जो गोल्ड आएगा, हमारा मोटो ही वही है कि एशियन ओलंपिक 2036 का गोल्ड, सिल्वर भी नहीं चाहिए हमें, गोल्ड ही वो चाहिए। गोल्ड हमारा एशियन स्विमिंग एकेडमी का बच्चा ही लेगा। यस, आपका विजन और गोल बहुत बड़ा है, और मुझे 100% गारंटी है कि ये मेडल आएगा ही इंडिया के नाम पे, और एशियन स्विमिंग एकेडमी से ही आएगा गोल्ड मेडल। और इसमें मैम मैं अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि समय लगता है लेकिन सही वक्त भी आता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत मेरा अब सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण मेरे पास हर चीज़ में आज मेरे को लग रहा है कि मैं वो कर पाऊंगा जो 19-20 साल पहले जो सोचा था। गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है, बहुत तो ज़्यादा आप मैम। इजी से आगे बढ़ यस, पाते हो। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो एक अच्छी मतलब सरकार का सपोर्ट अगर मिले तो हर आदमी अगर जो कुछ करना चाहता है देश के लिए, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि ये मत सोचो कि तुम अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ खुद सीखा अपने, कि जिस दिन आपके अंदर से ये निकल गया कि मैं अपने लिए करना है, तो एक लिमिट है। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं अपने लाइफ में अपने देश के लिए कुछ करना है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप सब कर सकते वो सक्सेस अनबिटेबल हैं। यस, होती है, और रुकते ही नहीं है हम जब देश के लिए कुछ करना यस। चाहते हैं। तो ये उस आदमी के अंदर अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। सब कुछ अब वो आदमी कर सकता है, क्योंकि अपने अपने से ऊपर उसने अपना गोल को ही देश के लिए बना लिया कि मेरे को, चाहे वो बिजनेस भी हो या स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन है, आप किसी फील्ड में अगर ये सोच लें कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करके देना है, अगर मैं अपने लाइफ में अगर हूँ तो इस देश के लिए कुछ करके जाऊं, तो अपने में आप मैम सब कुछ मिलने लगता है। एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सब कुछ आ जाता है अगर आप देश के लिए सोचते हो तो। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सर कि जो देश के बारे में सोचते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी बात है और आपकी क्वालिटी कहूंगी मैं ये। तो एशियन एकेडमी के ऐसे कोई स्टूडेंट की आप जर्नी शेयर करना चाहो? अभी मैम कई बच्चे हैं, अगर मैं किसी एक बच्चे का नाम लूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं पर्सनली उसको देख रहा हूँ। मेरे लिए डेक पे सारे बच्चे बराबर हो जाते हैं, और उसमें मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं जो 4 साल के हैं, जो आज अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरे पास 30 प्लस भी लोग हैं जो मास्टर और ओपन वाटर टूर्नामेंट्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब अपने जगह पर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो डेक पे सब बराबर हैं, सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ उनसे कि इस फ्रेम, ये जो ब्लैंक फ्रेम है, इसमें फ़ोटो किसका लगना है,
ओलंपिक मेडल का, वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मैं वो फैसिलिटी और वो ट्रेनिंग और वो सब कुछ आपको दूंगा। इस फ्रेम में किसको फिट होना है, वो आपका काम है। आप मोटिवेशन बना के रखते हो बच्चों का, यस, तो यस, बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं यस। और पूरी कोशिश करते हैं। जैसे आज नीरज चोपड़ा को पूरा देश हमारा जानता है, तो नीरज चोपड़ा भी आज अगर किस जगह पर पहुंचे हैं, आज हमारे देश को गोल्ड मेडल उन्होंने दिया, आज भी वो अपने बहुत मेहनत करते हैं। तो इसके पीछे सबका सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फ्रेंड्स के सपोर्ट है। इन सब के साथ जाके वो देश को दे पाता है। और मैं एक चीज़ और पूरी अपने देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लेयर्स को आप उस नज़र से देखें कि वो अपने देश के लिए खेलता है। वो अगर इज्जत आप उसको देना सीख गए, तो वो हमारे लिए और लड़ता है। जैसे एक फौजी बॉर्डर पे हमारा देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हमारे इंटरनल फौज जो है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खड़े हैं, वैसे ही एक प्लेयर होता है। अगर उसका रिस्पेक्ट भी अगर उतना दिया जाए कि वो हमारे देश के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर बिना लड़े अगर देश के लिए मेडल लाता है, पूरा देश पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। अगर वो स्पोर्ट्समैन को हर पब्लिक उस नज़र से देख के सलूट करती है, तो मैम वो आदमी अपने लिए जान लगा देगा देश के लिए। ये चीज़ हमारे देश में स्पोर्ट्समैन को नहीं मिलता है मैम। इसीलिए कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को, कई लोग स्पोर्ट्स में लाना भी नहीं चाहते। और मेरे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन रहता है कि सर स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है। लेकिन अगर ये हम विजन उनको देने लगे, गवर्नमेंट देने लगे, पब्लिक खुद एक स्पोर्ट्समैन को उस नज़र से देखने लगे जैसे एक डिफेंस, रिस्पेक्ट होनी यस, चाहिए। तो मैम मैं जानता हूँ हर बच्चा उस स्पोर्ट्स में आगे निकल जाएगा, जो पेरेंट्स आगे लाएगा भी। और मैं एक चीज़ और छोटा सा कहना चाहूँगा कि आज अगर यूएसए टॉप पे क्यों है, इस पे अगर एक छोटी सी बात समझ जाएं, तो हमारा देश ऐसे ही आगे हो जाएगा सब। जो अमेरिका सबसे पहले जब उनके फर्स्ट राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने सारे बच्चों को कंपलसरी कर दिया स्विमिंग। और स्विमिंग तब इसलिए नहीं किया गया था कि वो ओलंपिक में मेडल लें, उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ये स्किल है। अगर सबको स्विमिंग आती है तो कम से कम कोई डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, और कोई अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बचा सकता है। ये एक उन्होंने सिस्टम बनाया। और जब उनके पूरे देश में स्विमिंग करने लगे तो कितने प्लेयर निकल के, आज वही रीजन है मैम, तब से लेके अभी तक ओलंपिक में वही लेके जाते हैं। और हमारे देश में मैं अगर 5 लोगों से पूछता हूँ या 5 फैमिली से भी पूछता हूँ, आपके घर में स्विमिंग किसको आती है, तो मुझे सुनने में मिलता है किसी को नहीं। तो सोचो मैम हम कितना पीछे हैं। अगर ये चीज़ चेंज हो जाए कि हर आदमी को ग्राउंड में जाना ही जाना है, इतना स्किल तो उसको आना ही चाहिए। हमें नहीं पता ऊपर वाले ने किसके अंदर क्या ताकत दी है। अगर शायद हरियाणा में कोई कोच नहीं और नीरज चोपड़ा को देखा होता, तो आज हमारे देश को गोल्ड भी नहीं होता। जैसे सर इंडिया में क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैसा बाकी गेम्स को लेके थोड़ा कम इम्पोर्टेंस है और थोड़ा कम रिस्पेक्ट प्लेयर्स को मिलती। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर गेम, हर प्लेयर उतनी ही मेहनत करता है जितना एक प्लेयर क्रिकेट ग्राउंड में करता है। बट फेम लाइट में और रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, और अपने स्विमिंग बोलो या कोई और बोलो तो थोड़ा कम देखा जाता है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है मैम कि जब फर्स्ट टाइम क्रिकेट में कपिल देव सर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड ट्रॉफी जब लेकर हमारे देश के लिए आए, क्रिकेट का जुनून तब से चालू हुआ। उससे पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा खेलने वाला गेम था फुटबॉल। क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता की बहुत अच्छी अच्छी हमारे जो क्लब है जो एक लेवल पे खेलते थे। लेकिन जब क्रिकेट हमारा वर्ल्ड कप लेकर आया, कपिल सर जब लेकर आया, उनकी पूरी टीम जब लेकर आई, तो पूरे देश में क्रिकेट का माहौल सा बन गया। हर बच्चा हर फैमिली में चाहता था कि सर की तरह बने और उस टीम तक वो जाए। तो वो जो जुनून और जो मेहनत उन्होंने फिर लाए, तो इसके कारण अब क्रिकेट सबसे ऊपर आ गया। बाकी गेम्स में मैम मेडल नहीं आने के कारण थोड़े से
पीछे चले गए। लेकिन धीरे-धीरे आज उतना समय बुरा नहीं है जितना पहले था। अभी जैसे बैडमिंटन में आने लगे, आपके कई सारे स्पोर्ट्स में हैं। आपके बॉक्सिंग में मैरी कॉम मैम ने और ऐसे कई लोगों ने जब लिया, तो अभी उसके भी प्लेयर्स आने लगे। तो जब तक हमारा गोल एक टॉप पे नहीं आता, तब तक लोगों को उसके बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं जैसे स्विमिंग का ही एक बात कहूँ कि अगर इस 2 साल 4 साल के अंदर कोई एक लड़का या कोई एक लड़की, अगर कोई एक प्लेयर हमारे देश से ओलंपिक का एक मेडल ले ले, ओलंपिक का गोल्ड ले ले या सिल्वर ब्रॉन्ज तक भी पहुंच जाए, मैम इंडिया का 30% से ज़्यादा लोग स्विमिंग चालू कर देंगे। और दुनिया का कोई भी अचीव करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन कोई वो विजन देख नहीं रहा, कर नहीं रहा, ये बात है। विजन होना बहुत जरूरी है और हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, सबकी Yes, कला सबका अलग 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 है। है। तो आप अपनी कला पहचानिए और उस हिसाब से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाइए। मैं तो इतना भी कहूंगा कि मैं सारे स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स यानी प्लेयर यानी डिसिप्लिन वो कर रहा है, मेहनत सबके लिए बराबर है। और वो कॉम्पीट कर रहा है। यस। और अगर मान लीजिए अगर किसी स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, तो 10,000 कोई एक स्पोर्ट्स को पसंद नहीं कर सकते। मेरा मैथ्स अच्छा है, इनका साइंस अच्छा है, जैसे एजुकेशन में है वैसे स्पोर्ट्स में होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने छोटे टाइम में ही, बिल्कुल कम एज में ही 3-4 स्पोर्ट्स को जरूर टच करें, जो उसका मन लग रहा है। और फिर जज कीजिए, आप फोर्स मत कीजिए, आप डिसीजन मत लीजिए कि तू यही खेलेगा, ये खेल। उसको जो लग रहा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे उसको पुश कीजिए, उसकी तरफ आगे लेके जाइए। और उसके लिए सब कुछ लगा दीजिए, जो उसको वो 4 में से 3 में से 2 में से जो एक हो गया, एक ही रखिए। आगे जाके फिर ये मत सोचिए कि ये 2 भी होना चाहिए, 3 भी खेले, एक पे ले आइए। और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मैं यही बोलता हूँ, पेशेंस रखिए और समय, लंबा समय तक वेट कीजिए, आएगा। आज अगर आपका मेडल नहीं आ रहा है, एक साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल वेट कीजिए। यही वेट नहीं करते हैं लोग। पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं कि 1 महीना, 6 महीने, 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस सब चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर देते हैं यस, आजकल। यस। तो आप थोड़ा लंबा जाएंगे, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो सच में आप मेडल की तरफ जा सकते हो। थोड़ा धीरज बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए लाइफ में। यस। तो मैं थोड़ा अभी मैम के तरफ आऊंगी। मैम अपने टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं न्यूट्रिशंस में, राइट? तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर कोई भी हो या एथलीट हो, उनके लाइफ में न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट होता है? अ, मैम स्पोर्ट्स प्लेयर अगर कोई है तो जितनी प्रैक्टिस उसके लाइफ में ज़रूरी है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेके, उतना ही न्यूट्रिशन उसके लाइफ में ज़रूरी होता है। अगर उसको मेहनत करनी है, गोल अचीव करना है, तो उसको ताकत तो चाहिए होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो चाहिए ही होगा। जब तक वो फिजिकली फिट नहीं है, तब तक वो तब कम्पीट तक नहीं वो कम्पीट नहीं कर सकते। सो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। जितना उनको प्रैक्टिस, अगर न्यूट्रिशन सही है तो उसका आउटपुट उनको अपने प्रैक्टिस में, परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एशियन स्विमिंग एकेडमी में न्यूट्रिशन केयर भी होता है और कोच अपना एक्सेलेंस भी देते हैं। तो एक बहुत अच्छा चैंपियन उभर के आ सकता है और आता भी है, राइट? तो आप मुझे एक मॉर्निंग टू नाइट का कुछ रोड मैप दे सकती है कि एक प्लेयर ने क्या फॉलो करना चाहिए, खाने पीने का, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? जैसे जनरली मतलब लेवल जो होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, एज, उसका लेवल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। सेकंड थिंग इज उसका एज क्या है, वो 5 साल का है, 10 का है या फिर अबव 18 है। इस पे डिपेंड करता है कि उसका रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर वो बिगनर्स है तो बेसिक जो चीज़ें हैं अपनी रूटीन में वो फॉलो करे, बट वही है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत स्पोर्ट्स पर्सन को होनी चाहिए। थोड़ा शुरुआत अगर दिन की जल्दी हो तो फ्रेशनेस
बरकरार रहती है पूरे दिन, और अपने जो बाकी काम है रूटीन के, उसके साथ साथ भी स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का ये होता है कि उनके स्कूल, कॉलेजेस, बाकी काम जो भी है उनके साथ वो स्पोर्ट्स करते हैं, तो वो सब भी लेके उनको पूरे दिन में शेड्यूल बना के चलना होता है। सो वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन का, वो है हमेशा हेल्दी फूड खाएं, वो एक है। और नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी है तो मेहनत पूरी हो सकती है। ये सब जो रूटीन्स है, ये जो रेगुलर चीज़ें हैं, ये थोड़ा बैलेंस अगर होती है तो अपने आप परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लगता है। ऐसे कोई 2 या 3 फूड जो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए एक स्पोर्ट्स प्लेयर में, ऐसा कुछ? जंक फूड्स तो अवॉइड करने चाहिए, उससे स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है बॉडी, तो जंक फूड्स जनरली अवॉइड करने चाहिए। ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये सब अवॉइड करो। जूस वगैरह प्रेफर करो, वो बेटर है। हेल्दी ड्रिंक्स पियो। तो बेसिकली वाटर इनटेक बढ़ाना है, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और नींद, नींद बहुत ये भी जरूरी एक है, तो आप इम्पोर्टेंट रोल है। कंसंट्रेशन कर पाते हो। बिल्कुल 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आपका रूटीन आपको प्रॉपर फॉलो करना है, अगर पूरा दिन अगर आपको प्रॉपर जो जो आपका रूटीन है वो सब अगर प्रॉपर लेके जाना है तो नींद भी ज़रूरी है। ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ऐसी दोनों की क्या क्वालिटीज है कि आज एशियन स्विमिंग एकेडमी इतने ऊंचाइयों को छू रही है? एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज आप दोनों की। मैम सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी तो ये है कि ये इंटरनेशनल स्विमर है और एशियन स्विमिंग एकेडमी है। सो अगर एक इंटरनेशनल स्विमर अगर एकेडमी रन कर रहा है तो उसका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है खुद का अपना, जो उन्होंने ग्राउंड में खुद जो मेहनत की है और उन्होंने जैसे अचीवमेंट अचीव किए हैं, गोल अचीव किए हैं, उन्होंने चैलेंजेस भी बहुत फेस बहुत किए। हाँ फेस किए हैं। और तो ये सारी चीजें वो जो उनके प्लेयर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें वो उतारते हैं। और जिन जो उनको कमियां इनको महसूस हुई है एज अ प्लेयर, उस पे ये काम करते हैं। मेन चीज़ तो यही है कि जो कमियां इनको महसूस हुई है, फील हुई है, उस पे वो काम करके बच्चों को वो कमी ना महसूस हो, वो पूरा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एकेडमी मतलब आज यही एक क्वालिटी है कि सर का काम सिर्फ इस चीज़ पे होता है कि जो मैं मुझे नहीं मिला, जो मैं नहीं कर पाया, या फिर जो मुझे जिस चीज़ का फैसिलिटी या क्वालिटी मुझे नहीं मिली, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँ ताकि वो ओलंपिक मेडल्स तक पहुंच सके। राइट। और मैम की कोई क्वालिटी सर? मैम की क्वालिटी सब कुछ है, एक जितनी है वो सब क्वालिटी ही है इनके अंदर। और इनकी और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो ये बोल देती हैं। और अगर आप किसी रीजन से अब आप मैम को लेके दूसरे रूम में चले जाइए, आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए और मेरे से सेम निकलेगा। तो ये मैं भी शॉक्ड था जब मैं इनसे मिला था कि मेरे पहले के भी जो मेरे इंटरेस्ट थे वो इनको भी है, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी ऐसे ही सोचते हैं। आज भी अगर मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं कि हमको ये नया करना है, तो ये कहती हैं कि मैं कल रात सपने में यही सोच रही थी, इस पे डिस्कस करने वाली थी। तो आपका एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, जो आप पर्सनल लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी हमेशा बहुत बढ़िया बहुत से फर्क निभा पड़ता रहे हो। है। और अभी मैं आपको यही बताना भी चाहता हूँ कि एशियन स्विमिंग एकेडमी नाम क्यों पड़ा, वो नाम भी मैडम ने रखा। और वो नाम नाम इसलिए रखा कि सर के जो मेडल्स है उसमें एशियन चैंपियनशिप का मेडल्स सर का मतलब सबसे बड़ा है। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि एशियन स्विमिंग एकेडमी नाम रखा जाए। बहुत बढ़िया नाम है। मतलब वो नाम सुन के ही एक इंस्पिरेशन से जाग जाती है कि नहीं, हमें वर्ल्ड में इंडिया का नाम लेके जाना है, वर्ल्ड में इंडिया के लिए मेडल्स लाने हैं। मैं तो मैम ये चाहता हूँ कि हम स्विमिंग के, अगर मैं फील्ड के बारे में बात करूं तो सब जगह सब इतनी अपनी मेहनत करें कि जो मैं 2036 सोच रहा हूं उससे पहले आ जाए। तो हमारे लिए और अच्छा बात होगा कि 2036 तक हमारे पास कम से कम 40-50 स्टूडेंट खड़े हैं, तो पूरा मेडल ही हम पूरा ले आए देश के लिए। तो सब अपने जगह मेहनत कर लें
तो आराम से आ जाएगा मैम। और हमारे देश में अभी हमारा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ी बॉडीज है स्विमिंग की, वो भी अभी अच्छा मेहनत इसके पीछे कर रही है। तो जितना गैप मेरे टाइम में था, अब वो धीरे 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 बहुत कम हो गया। हमारे टाइम में मतलब वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज जो लेवल है कि सेमीफाइनल तक के भी बिल्कुल टच पे है। अभी हमारे देश में ऐसे ऐसे प्लेयर उस लेवल पे खेल रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्शन से मेडल हम पीछे हैं, सिर्फ फ्रैक्शन से। तो ये अच्छी मेहनत हम अभी कर रहे हैं उसके पीछे। तो ये जो फ्रैक्शन से हम पीछे हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है कि किन चीजों का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? टेक्निक। आज के समय मैम हर चीज टेक्निक हो गया है। अगर हम किसी चीज को ताकत से नहीं कर सकते, हर एक चीज को आप दिमाग से लेना होगा और टेक्निक। तो जो टेक्निक अगर आपने पकड़ लिए तो आप आगे आप निकल। फ्रैक्शन सेकेंड भी पीछे नहीं रहोगे। और अभी तक मैं अपना एक चीज सोचता हूँ कि टेक्निक हम कहाँ अभी तक पीछे थे, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा। मैं जब बाहर खेलने जाता था या गवर्नमेंट मुझे ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेजती थी, मैं हंगरी गया, यूएस 2 बार गया, 17 कंट्री में अपने देश के लिए खेला। तो मैम मैं क्या करता था, जो टॉप स्विमर्स हमारे बीच में जो थे, मैं उनको नकल कर लेता था। तो और वो मैं अपने अंदर तुरंत ले आता था। लेकिन आज अगर आपको आगे निकलना है तो नकल नहीं करना। नकल करेंगे तो सेम आएगा, उससे बेटर कैसे कर सकते हैं वो काम करना है। तो वो टेक्निक अपनानी है मुझे, जो अभी किसी ने भी नहीं अपनाई। तब हम वो बच्चे को उस लेवल पे लाएंगे जो हम आज चाह रहे हैं। और हमारा नकल मैं चाहता हूं कि हम उनका ना करें। एक टाइम ऐसा है कि यूएस हमारा नकल करने पे आ जाए कि ये यहां तक कैसे आए। ये इतिहास है मैम। आज अगर वो भी इतना आगे, तो हमारे देश के पुराने सब कुछ वो देखकर यहाँ निकले, लेकिन हम पीछे रह गए। लेकिन आज हम फिर से ऊपर उठ रहे हैं। एक टाइम फिर ऐसा आएगा, घूम के घड़ी फिर सब कुछ आती है कि हमारा ही फिर पूरा देश नकल करेगी। पहले के टाइम पे था, थोड़ा अवेयरनेस कम था, गैप Yes. भी बहुत था, फैसिलिटीज नहीं नहीं थी। थी। बट आज के टाइम पे सब कुछ है, आ रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, अच्छा आ रहा है। टेक्निक है, अच्छे अच्छे कोचेस है। तो बस बच्चों को मेहनत करनी है, गोल फिक्स रखना है और विजन की तरफ भागना है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक 2036 के मेडल से हम दूर रह पाएंगे। हम बिल्कुल नहीं जरूर रहेंगे। मेडल ला पाएंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे मैम। मेरा गोल है, वो आना ही आना है, वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो ओलंपिक 2036 का मेडल लाने के लिए आपने क्या सोचा है और किस लेवल पे आप तैयारियां शुरू कर चुके हो? नर्सरी। नर्सरी क्या है मैम? जैसे एक बीज हम लगाते हैं, पौधा होता है और फिर फल देता है। मैं बीज लगाना चालू कर दिया। अब ये बीज बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं, फल तक मुझे जाना है। तो मैं जो 4 साल के एज से इसलिए लेता हूँ कि 4, 5, 6, 10 साल के नीचे गोल्डन एज है। उन बच्चों को हम अपने तरीके से जल्दी से हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो मैंने चालू कर दिया है। और जो छोटे बच्चे पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। हमारे पास सब स्विमिंग सीखने आते हैं, मतलब 80+ भी आते हैं हमारे पास, और बिल्कुल छोटे बच्चे भी आते हैं। लेकिन हमारे जो कोचेज हैं, हम कोचों को भी 3 पार्ट में अलग अलग बांटे हैं। कि कुछ लोग हैं जो प्लेयर्स बनने आते हैं, यानी छोटे बच्चे, उस पर 100% ध्यान दो, उनकी टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर एक है मैम लर्न टू स्विम। स्विमिंग होती कैसे है, हम अपने ज़िंदगी में कैसे बच सकते हैं या बचा सकते हैं। तो उसके कोच ऐसे अलग हैं जो उनको प्लेयर्स नहीं बनने, लेकिन उनको स्विमिंग सीखनी है, वो इजीली सिखा लेते हैं। और थर्ड वन होते हैं जो प्रोफेशनल बन चुके हैं, बच्चे उस लेवल पे आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस, यानी वो कई घंटे की होती है, उनको हमको फाइनिंग करनी पड़ती है, उस पे काम कर रहे हैं मैम। फिनिशिंग। यस। तो हमने वो नर्सरी लगा दिया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसमें कर भी रहे हैं। और एक टाइम आएगा मैम कि हम फल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे सर। और मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से आपके साथ है कि आप बड़ा फल और मीठा फल लाएंगे। थैंक यू मैम। बस मैं यही चाहता हूँ कि पूरा देश जिस दिन प्लेयर्स को एक फौजी की तरह देखने लगेंगे ना, तो हमारे लिए सब कुछ छोटा हो जाएगा। हर मेडल एक फौजी जिस हिसाब से बॉर्डर को संभाल लेता है, हर एक प्लेयर ले आएगा। उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो रिस्पेक्ट उसको मिलता है, तो रिस्पेक्ट के लिए सब मरते हैं मैम। किसी को अगर आप रिस्पेक्ट दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट प्लेयर्स को मिलना चाहिए,
जो रिस्पेक्ट नहीं देनी मिलता है। चाहिए, मैं नहीं ये मिलता। कहूँगा कि जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता। कई लोगों को लगता है प्लेयर्स तो ऐसे ही होंगे, एजुकेशन नहीं होगा, इन्होंने शायद जॉब के लिए किया होगा, ऐसे कई सारे मैटर हैं मैम। लेकिन अगर हम देखते हैं कि प्लेयर्स देश के लिए खेलता है, हर कोई नहीं खेल सकता। नहीं। मैम पूरा आज 150 प्लस 150 करोड़ हमारा ऊपर चला गया है पॉपुलेशन। सिर्फ नीरज चोपड़ा एक ही है, कपिल देव सर एक ही हैं, सचिन तेंदुलकर एक ही है। तो ऐसे जो जो फील्ड के टॉपर हैं सब नहीं बनते, तो उसके अंदर है इसलिए आते हैं। तो आप रिस्पेक्ट दीजिए, बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। सबके अंदर जज्बा भी नहीं होता है कि मुझे टॉप लेवल पे जाना है, इंडिया के लिए खेलना है। और जैसे एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर सीमा पे खेलता है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक प्लेयर खेलता है देश का नाम ऊंचा करने के लिए। मैम एक प्लेयर्स का सबसे बड़ा दिन कब लगता है पता है? मैं कई बार वो फील किया हूँ, जब आप पोडियम पे गोल्ड लेके जाते हैं ना, और जब अनाउंसमेंट होता है इंडिया गोल्ड मेडल, और वो जो फ्लैग हमारा सबसे ऊपर जब वो ऊपर चढ़ता है, और उसका जो हमारा देश का जो राष्ट्रगान बजता है, मैम बिना वो इमोशनल हुए रह ही नहीं सकता। वो पूरा सालों साल सपना देखता है उसके लिए। तो सर आपका एक रिकॉर्ड है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अंडर 30 सेकेंड। तो वो जब आपने बनाया उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, एक्चुअल होता क्या है और कैसे होता है? यस मैम, स्विमिंग में टोटल 4 स्ट्रोक्स हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक मेरा मेन स्ट्रोक था, और 97 से सीनियर नेशनल मेडल मैं लेता रहा। और 2002 में मैंने 30 सेकंड्स का जो बैरिकेड्स है वो ब्रेक करने वाला इंडिया का पहला आदमी हूँ। और उस दिन मुझे टाइमिंग निकलने के बाद, मेरा ही रिकॉर्ड था पहले 30 का, लेकिन 30 के नीचे आने के बाद तब उस समय मुझे पता चला कि जो एशियन गेम्स के टॉप 8 उसके अंदर मेरा टाइमिंग आ चुका है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट मेरा उस साल रहा। और वो उस साल की जो प्रैक्टिस थी, हमारे हंगरी से कोच आए थे हमारे देश में, गवर्नमेंट ने बुलाया था, और उनके अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद ये टाइमिंग हमारा निकल के आया। लेकिन लंबे पीरियड के लिए आए थे वो, लेकिन किसी रीज़न से वो नहीं रह पाए, वो चले गए थे। तो मेरा तब सपना फिर से आया था कि मैं एशियन गेम्स में मेडल लेना था, लेकिन किसी रीज़न से वो जा नहीं पाया मैं उस कॉम्पिटिशन्स में, और एंड टाइम पर मतलब मेरा कंपटीशन ब्रेक हो गया। तो ये कहानी है। लेकिन हाँ, मेरे को आज भी एक चीज़ की खुशी है कि बिलो 30 करने वाला मैं हूँ, और आज भी 29 में मेडल्स आ रहे हैं नेशनल में, और 23-24 साल पहले मेरा वो टाइम था। तो जब आपने वो रिकॉर्ड होल्ड किया तब क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था आपने, मैम तो उस समय कैसा ऐसा लगा फील था? होता है कि आप शेर हो। मतलब टच करने के बाद वो जब टाइमिंग देखता है कि यस, मैंने जो सोचा था आज अचीव, यानी बिलो 30 उस समय बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी, और उस टाइम पे सच में बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पे कोचेस नहीं थे, इंडिया से नहीं थे, बाहर से कोचेस आते थे, इतना सपोर्ट नहीं रहता था, तब आपने ये अचीव किया। तो आज तो बच्चे कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इजीली, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छी एकेडमीज है, कोचेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। मैम अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले तो फ़ोन नहीं थे, तो इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को नहीं जानकारी थी। अब तो सबके हाथ में सब कुछ है। आज आपके सामने किसी को कुछ पूछिए, उसके मोबाइल पे सब कुछ है। तो ये एक फर्स्ट फैसिलिटी तो वहीं मिल गई उसको। सेकंड, आप सर्च कर सकते हो, कोच, एकेडमीज, फैसिलिटी, डाइट, हर एक चीज़ आपके मोबाइल पर है। बस अभी थोड़ा-सा एक चीज़ है कि जो हमारे देश में अभी थोड़ा-सा पेरेंट्स को खासकर ज़्यादा समझना होगा। बच्चे तो पेरेंट्स जैसा लाएँगे, वो वैसे ही करेंगे। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा-सा अभी इस पे रिसर्च करना चाहिए कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें, लंबा चले, जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ। ये कमी है हमारे देश में। आप पेशेंस नहीं है, वेट नहीं कर सकते। अगर सेकंड, थर्ड क्लास का बच्चा अगर 10th का एग्ज़ाम दे दिया, तो उसका अगला है कि 10th क्यों? आईएएस एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर रहा है वो? ऐसे नहीं होता है ना मैम। नहीं होता है, एक प्रॉपर रूल्स हो, टाइम पर रेगुलेशंस चलना होते है। हैं, स्टेप्स होते हैं। यस, वो कोई नहीं देखना चाहता।
तो इंडिया में काफी सारे पेरेंट्स का मानना ऐसा है कि स्पोर्ट्स में क्या करियर है, स्पोर्ट्स में क्या करियर कर बन सकता है। जब तक मेडल्स आ रहे हैं, आप फेम में हो, लाइट में हो, तब तक तो सब कुछ बढ़िया है। बट जब वो बंद हो जाए तो फिर क्या आगे? तो इस वजह से भी सारे पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा कम एक्टिव करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? मैं मैम इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हर आदमी को फिटनेस इम्पोर्टेंट है। या तो बचपन में खर्च करेगा या तो आगे जाके करेगा। करना तो एक बार आपको पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। आप अच्छे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन अगर शरीर भी स्ट्रांग नहीं हो, स्पोर्ट्स आपको क्या करता है कि गोल क्लियर करता है। एक बिजनेसमैन भी क्या है, गोल क्लियर चाहिए। अगर आप आगे जाके अगर आपको एजुकेशंस में इंजीनियर, डॉक्टर्स या फिर आईएएस, आईपीएस या किसी फील्ड में आपको जाना है, उसमें भी आपके गोल्स क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप अपने एजुकेशन के साथ अगर किसी भी स्पोर्ट्स को साथ में आप चाहे फिटनेस के तौर पे भी बच्चे को डाल के रखते हैं, तो आपका जो मोटो है वो भी पूरा होगा। और रहा आपने क्वेश्चन किया स्पोर्ट्स में कैरियर क्या, तो स्पोर्ट्स में कैरियर सबसे ज़्यादा है मैम। स्पोर्ट्स वाले आदमी ऐसे बन जाते हैं, वो हार नहीं मानते, वो हर बार लड़ेंगे, हर फील्ड से लड़ेंगे और वो जीतेंगे। आप रहा जॉब की बात, तो गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा फिक्स है। वो स्पोर्ट्स कोटा से कहीं भी हो सकता है। कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, श्री राम कॉलेज जो इंडिया की सबसे बड़ा कॉलेज में माना जाता है, उसमें स्पोर्ट्स कोटा है। अगर उसमें 99% अगर आपका है तो ही आपका होता है, उसके नीचे वाले कट ऑफ में नहीं आते। लेकिन अगर आप एक नेशनल प्लेयर हैं और आपका 70% भी है तो भी आपका हो जाता है। तो स्पोर्ट्स में आपका हर जगह पर कैरियर है। बस लोगों को शुरू में क्या लगता है कि फ्यूचर क्या, तो एजुकेशंस आपके अच्छे हैं तो आपके हर जगह जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हर क्लास में मैम 40-50 बच्चे हैं, एक टाइम ऐसा आ गया है कि एजुकेशन में सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे जॉब में जाएंगे, अगर एक ही कुर्सी है, तो जॉब देने वाला पहले क्या सोचेगा कि अलग क्या, अगर दूसरे वाले के पास एक ऐसा फिजिकल फिटनेस या नेशनल प्लेयर है या इंटरनेशनल प्लेयर है, साथ में उसके चाहे कुछ मार्क्स कम भी हैं, तो वो आपके हिसाब से आप किसको दोगे? उसी को देंगे, चांस उसको देंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हैंडल करेगा, क्योंकि वो लाइफ में वही करता आया हुआ है। आज के समय स्पोर्ट्स में चाहे जॉब हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको सब जगह पर कैरियर मिलता है। पहले क्या था कि पहले स्पोर्ट्स वालों को कुछ भी नहीं मिलता था। आज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल सारे जगह पर कैश रिवॉर्ड भी गवर्नमेंट ने कर दिया है, पहले नहीं थे। फिर स्कूल में, कॉलेज में आपके स्पोर्ट्स कोटा फिक्स कर दिया गया, हर स्कूल भी करने लगा, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर उनको भी चाहिए। और हर जॉब में आपके पास फैसिलिटी पहले से बना हुआ है। फिर एकेडमीज हैं सब जगह, आपके कहीं भी आपके पास एक ऑप्शन है। आपके पास अगर दो चीज़ की सर्टिफिकेट है, तो यानी आपके पास 2 पावर है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट बहुत है मैम, ये लोगों को अभी नहीं पता। लोगों को थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और पेशेंस रखने की बहुत पेशेंस, जरूरत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। पेशेंस अगर आप ये लेके चलते हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए, बच्चे को वहाँ डाल दीजिए। और एक चीज़ है, आप समय लीजिए, लंबा समय लीजिए, साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल लीजिए, तुरंत डिसीजन मत लीजिए। बच्चा भी थक जाता है, आज ये स्पोर्ट्स, कल दूसरे स्पोर्ट्स, आज ये क्लास, कल वो क्लास। आजकल मैम ऐसा है कि एक पेरेंट्स सब कुछ एक्टिविटीज़ दे दिए बच्चे के अंदर। उसके रीज़न मैंने एक चीज़ क्या नोट किया, अगर मैं एक ज़माने में मैंने कुछ सोचा था या मेरी वाइफ ने भी कुछ सोचा था, हम दोनों ने किसी रीज़न से नहीं कर पाए, लेकिन मेरा बच्चा वो करेगा। बच्चा क्या करेगा वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। बस उसको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल वो मैम डांस में भी जाएगा, म्यूजिक में भी जाएगा, बाकी एक्टिविटीज़ भी सीखेगा, अलग मतलब स्पेलिंग भी सीखना है उसको, और साथ में स्पोर्ट्स भी 2-4 करेगा। तो वो बच्चे के पास समय कहाँ रह गया मैम, और किस फील्ड में वो फिर अच्छा करेगा? तो आपको 5, 4, 3, 2, 1 जो मैं कहना चाह रहा था कि आपको एक चालू करो, लेकिन घूम के आप वहाँ आ जाओ, बच्चा क्या पसंद कर रहा है। वो किस में बेस्ट यस, सकता है। अब आप पूरी जान लगा दीजिए उसको आगे वहाँ तक ले जाने में, और पेशेंस रखिए।
ये याद रखिए कि नेशनल में सिर्फ 3 ही मेडल आएंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 4 नहीं आते। तो कई बार नहीं आएगा आपका बच्चा, तो फिर वहाँ पेशेंस मत खोइए। आजकल पेशेंस खो देते हैं, तू क्या कर रहा है, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरा समय निकाल दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया तेरे लिए। तो सिर्फ क्या आपने खोया, वो बच्चे ने नहीं खोया, वो भी तो पूरी मेहनत आपसे 10 गुना ज्यादा खोया, 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है। जब कोई पेरेंट्स मेरे पास बोलते हैं कि सर बच्चा अभी इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, और उसको डांटने लगते हैं, कई लोग तो मारने तक लगते हैं, मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ, सर आप एक काम करो, 1 हफ्ता सिर्फ आप स्विमिंग करके देखो, और उसके बाद बताइएगा कि आपका बच्चा क्या अचीव किया है। अगर वो 7 दिन अपने ट्रेनिंग भी कर ली और अपना ड्यूटी भी कर लिया, तो मैं आपको मान जाऊंगा। आप क्या देखते हो कि आपका बच्चा ट्रेनिंग भी कर रहा है, स्कूल भी जाता है, आके सारे एक्टिविटीज भी कर रहा है, और आपको रिस्पेक्ट कर रहा हो, आपको फिर भी सो रहा, और फिर आप सोच रहे हो कि आपके लिए क्या कर रहा है। एक दिन आप भी वही काम करके देखो जो आपको लगता होगा आपने सिर्फ स्कूल गए, मैं भी जाता था, आप प्लेयर नहीं थे। एक प्लेयर ही जानता है कि उसको तकलीफ कितनी होती है। वो फिजिकली भी बहुत सफर करते हैं बहुत और मेंटल मेंटली भी प्रेशर बहुत भी प्रेशर बहुत हैंडल रहता है। करते हैं। और फेल्योर को हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। फेल्योर्स तो बहुत सारे आते हैं प्लेयर्स के लाइफ में। तो आप फेल्योर को कैसे हैंडल करते थे सर? क्या एक राज है फेल्योर को हैंडल करने का? मैं कहता हूँ मैम, मैं अपने बच्चों के हिसाब से बात करूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट आते हैं मैं उनको बोलता हूँ गुड, और अच्छा कर सकते हो, कर प्रैक्टिस कंटिन्यू। लेकिन जो हारते हैं मैं उन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उनको गले लगाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि तूने जो आज किया बढ़िया किया, हार जीत पे फोकस मत कर। और मैं चाहूँगा कि जो हारता है ना, उसको ज़्यादा प्यार दीजिए आप, उस समय उसकी ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर गलती वही करते हैं कि वो बच्चा भी वही डरता है कि उसको पता है कि मैं हारने के बाद क्या होगा। वो पहला डर तो इवेंट से पहले ही हो गया है उसको। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पता है कि तू अगर हार गया, तो जीता तो तेरे को 1 आइसक्रीम, और अगर हारा तो 2 आइसक्रीम, अब मेरे को बताइए बच्चा क्या सोच के जाएगा? अब तो जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा। ये नहीं है, वो प्रेशर के साथ जा रहा है, कोच का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर। अब वो क्या करेगा, वो वहीं कंफ्यूज हो रखा है कि मैं नहीं अगर कर पाया तो ये दिक्कत है। जब वो हमने दिक्कत ही गायब कर दें, तो बच्चा अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और मैं सारे प्लेयर्स को, सारे पेरेंट्स को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि आप दूसरों को देखना छोड़ दीजिए कि बगल वाला क्या कर रहा है, वो क्यों ऐसा है। आप अपने से लड़ो सिर्फ। अगर आप आज 1 मिनट करते हो तो बिलो 1 कैसे आओगे? 50 सेकंड करते हो तो मैं 49 पे खुश होना चाहिए कि 49 आज किया। ये मत देखो कि वो लड़का 30 सेकंड किया है। आप 1 सेकंड में उसको नहीं बीट कर सकते हो। जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना, 10 साल से वो भी कर रहा है। आप अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, एक दिन आएगा कि आप 25 सेकंड तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल। सबके एक अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग जर्नी होती है, सभी ने बहुत मेहनत की होती है। सबने तो किसी को कॉम्पिटिटर ना मानते हुए हम अपना कैसे बेस्ट कर पाएंगे, इस पे ज्यादा यस, फोकस आप करना अपना चाहिए। बेस्ट कीजिए ना, उस पे खुश हो जाएंगे। आप जैसे सीआरपीएफ ऑफिसर भी थे, आपने बहुत साल देश की सेवा भी की, फिर आपने कैसे मैनेज किया एक स्विमर, एथलेट और ये सब कुछ कैसे बैलेंस बना के रखा? मैम, बैलेंस तो वक्त और समय सब सिखा देता है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते जाएगी, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपको करना ही है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है बस। तो यही काम मैं करता रहा। पर और आपके पास एक प्रेस्टिजियस जॉब था सीआरपीएफ ऑफिसर का, वो आपने छोड़ के इतना टफ पाथ क्यों चूज किया? मैं कहूँगा मैम, टफ मेरे लिए आज ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, सपना सपना अगर आपको लगता है, दूसरों को लगेगा कि सपना ये बहुत टफ है, लेकिन अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो टफ नहीं है। मेरा वो सपना ही है, तो टफ कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए मेरा ड्रीम, मेरा सपना, सब कुछ मेरे लिए स्विमिंग, मेरी एकेडमी और वो उसके लिए ही था।
तो मेरे को बाकी सब कुछ अगर अच्छा भी है मेरे साथ आस-पास में, मैं चाहे एक ऑफ़िसर रहा और आगे मेरा काफ़ी बड़ा प्रमोशंस भी थे और काफ़ी बड़े तक मैं जा सकता था। लेकिन मेरे को वो कमी भी फ़ील होती थी कि मेरे को जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। आपकी और रुचि बेसिकली उसी में थी। यस, आपके पास एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ तो कमी है। तो यानी सही में कमी है जिससे वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। चाहे वो आपके लाइफ़ की हैप्पीनेस पल को लेके आप मिस कर रहे हो, वो मैं करता था। मैं प्रमोशन भी हो रहा है तो भी मैं वो फ़ील नहीं कर पाता था, जो आज एक बच्चा मेडल ले लेता है ना, वो उससे ज़्यादा फ़ील करता हूँ मैं। ओके। तो जो आपकी कमी थी बेसिकली लाइफ की, आप उसको पूरा करने निकल पड़े और आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए, सैक्रिफाइसेस करते हुए आज एक एशियन स्विमिंग एकेडमी, बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया है सर। और आपका सपना है ओलंपिक 2036 का मेडल आना ही चाहिए और वो बिल्कुल आएगा। यस मैम, थैंक यू, थैंक एक यू। एथलीट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? 3 चीज़ है मैम जो मैं सबको बोलता हूँ अगर वहाँ तक जाना है तो। सबसे पहला है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, उससे ज़रा भी डगमगाओ मत और किसी के कहने सुनने से चेंज मत करो। दूसरा ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है, बाकी दूसरा कोई चीज़ नहीं है कि आपको वो हासिल करने के लिए आपको होगा। थर्ड, आप प्लेयर हो तो इंजरी होनी ही होनी है, पेन होगा ही होगा, पेन को आपको बर्दाश्त करना होगा। बस ये है कि मेजर इंजरी ना हो, उससे आप कितना बच सकते हैं बचिए, उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इंजरी और पेन ये आपके लाइफ में रहेगा, उससे आपको उभर के ही आगे जाना पड़ेगा। ये सहन 3 चीज़ है शक्ति मैम। और सहनशीलता बढ़ानी यस, पड़ेगी। ये 3 चीज़ अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को अपनाता है तो वो उसके चाहे दुनिया का कोई गोल सोच ले, वो छोटा है। और इन सब में कोचेस का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? कोच सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मैम कि कोच एक टीचर, उसको ट्रेन करना, उसको बनाना या उसको निखारने का काम कोच का ही है। एक टाइम ऐसा आता है कि शायद पेरेंट्स भी उस बच्चे के बारे में नहीं समझते हों, लेकिन वो कोच समझता है। तो ये बॉन्डिंग कोच की रहती है, तो एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आज के टाइम। और अगर ये कोच सारे लेके चले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि बच्चे की कैरियर उसके हाथ में है, पेरेंट्स या बच्चा दोनों में से कोई भी आपके पास इस मकसद से आ रहा है कि वो यहाँ तक जाए, तो कोच अपनी तरफ से पूरी एफर्ट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, मास्टर ऐसे कोचों में भी है। तो हर कोच जिस लेवल पे है उसको उसी लेवल पे इतना सोच के काम करना है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूं, अपने बच्चे स्टूडेंट जिस लेवल के उसके पास हैं उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट करे। क्योंकि नर्सरी का कोच अगर है और एक मास्टर सीनियर कोच है, लेकिन अगर कोई नर्सरी ही नहीं तैयार करेगा तो उस मास्टर को वैसा प्लेयर भी नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट इसकी भी उतनी है और इनकी भी उतनी है, सब बराबर है मैम कि सबकी अपनी जॉब अपने लेवल पे। एक सिपाही और एक अफसर, सिपाही बॉर्डर पे खड़ा रहता है, अफसर ऑफ अपना अपने कंट्रोल रूम से कंट्रोल पास करता है। लेकिन अगर एक सिपाही बॉर्डर पे ही अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो सारा तो नुकसान वहीं से, देश में तो कोई भी वहीं घुस गया। और एक अफसर प्रेशर लेके जो डिसीजन लेता है प्लानिंग करके, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबका सबके जगह पर है, वैसे ही कोच का है मैम, जो जहाँ पर हैं अपना बेस्ट से बेस्ट करें। मतलब जो अगर आप 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे के लिए भी डेक पर हैं बच्चों के साथ, तो सब भूल जाइए कि उसकी पर्सनल क्या है, उसकी पर्सनल परेशानी क्या है या उसका फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर तो वो बच्चे के अंदर है, वो बच्चा अच्छा करेगा तो आपका फ्यूचर ऐसे भी अच्छा है। बस इतना ही कोच को सोचना है और अपना बेस्ट दे बस। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्लेयर्स को हैंडल कीजिए और बेस पक्का रहेगा तो आगे तो होना ही अपने होना आप है। जाएगा, अपने आप जाएगा। नहीं, और आपने एकदम रियल सब कुछ बोला और वही बेस्ट था, एकदम बेस्ट था। मुझे लगता है मैंने आज तक जितने पॉडकास्ट किए सबसे बेस्ट पॉडकास्ट यही है मेरा। सच में, बिल्कुल सच में बहुत बढ़िया हुआ। बहुत अच्छा बोला आपने।